नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। 2024 की रवानगी है, 2025 का इंतजार है। ऐसे में तमाम इंडस्ट्री बीते साल पर मंथन और आने वाले साल के लिए मजबूत योजनाओं को लेकर व्यस्त है। इकोनॉमी की रफ्तार, बाजार की मांग, रुपए के स्तर के साथ ग्लोबल एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए हर सेक्टर अपनी रणनीति बना रहे हैं। बीते कुछ सालों से गुलजार रहे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कैसा रहा 2024? घरों की बिक्री, नए लॉन्च, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, इमर्जिंग वर्टिकल्स एंड ट्रेंड समेत अनसोल्ड स्टॉक की वास्तविक स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे हाउसिंग, कमर्शियल, रिटेल, वेयर हाउसिंग समेत पूरे रियल्टी सेक्टर में कैसा ट्रेंड देखने को मिला और आगे क्या दिशा और दशा बन रही है। तो आज हमारे साथ एक शानदार पैनल है जिसमें देश के रियल एस्टेट की वास्तविक तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं गुलाम जिया, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नाइट फ्रैंक इंडिया। हमारे साथ हैं अरविंद नंदन, एमडी रिसर्च एंड कंसल्टिंग, सेविल्स इंडिया। और हमारे साथ है सुमित लखानी, डिप्टी सीईओ, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका गुलाम सर, अरविंद सर और सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिडेंशियल की। गुलाम सर, आपके नज़रिए से देश भर में आपने क्या ट्रेंड देखा 2024 में? बिक्री और नए लॉन्च थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी के की फैक्टर्स क्या रहे? बहुत शुक्रिया दीपक जी। हमेशा की तरह आपके इस प्लेटफॉर्म पर आपके व्यूवर्स से जुड़ने का एक अलग ही मजा है और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। चूंकि आपने रेसिडेंशियल के बारे में सवाल किया, वहां से शुरुआत, और चूंकि ये सबसे बड़ा एसेट क्लास है रियल एस्टेट का, अगर आप सारे लिस्टेड प्लेयर्स या इवन डेवलपर्स को देखें हैं, उनका एक्सपोजर रियल एस्टेट में रेसिडेंशियल में सबसे मैक्सिमम होता है। और इस वजह से ये कहना कि पिछला साल तकरीबन सारे सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहा, केवल एक या दो चिंताजनक बातें हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। और वो है, सबसे पहले, जो अफोर्डेबल हाउसिंग या बिलो, जो टिपिकली मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स उस सेक्टर को केटर नहीं कर रहे हैं। और वही कारण है कि चूंकि इन्वेंट्री नहीं आ रही है, इसलिए ओवरऑल ट्रांजैक्शन सफर कर रहा है लोएस्ट एंगल में। और वो एक चीज, उस पर अगेन विस्तार से हम श्योर आगे बात होगी। लेकिन दूसरा जो पिछले चंद क्वार्टर, चंद महीनों में उभरता हुआ एक पेन पॉइंट दिख रहा है, वो एक स्पेशल कैटेगरी है। हम उमूमन जब लग्जरी की बात करते हैं, लग्जरी मकान बहुत तेज रफ्तारी से बिकते हुए हमने पाए हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन उस सेगमेंट को अगर हम दो कैटेगरीज में बांटें, स्पेशली अगर हम वेस्ट मुंबई का लग्जरी मार्केट आज सबसे बड़ा मार्केट है, उसमें अगर मैं 20 से 50 करोड़ को एक सेगमेंट लूं और 50 करोड़ से ऊपर का दूसरा सेगमेंट लूं, तो 50 करोड़ से ऊपर के मकान में वेलोसिटी ऑफ सेल को देखते हुए इन्वेंट्री अगले 1.5 साल में सारी की सारी बिक सकती है। लेकिन जो 20 से 50 करोड़ का जो सेगमेंट है, वहां पर इन्वेंट्री इतनी ज्यादा आ गई है कि इसको बेचने के लिए कम से कम 5 से 6 साल दरकार है, और वो बढ़ रहा है। तो ये चीज जो आगे जाके एक खतरे का सिग्नल बन सकती है कि जो लग्जरी एंड है, मैं सुपर लग्जरी की बात नहीं कर रहा, मैं लग्जरी कह रहा हूं, कि वहां पर चिंताजनक आंकड़े सामने आ रहे हैं। अदरवाइज चूंकि इंडस्ट्री का के लिए 2024 बहुत बेहतरीन साल रहा है, मुझे उम्मीद है कि 25 भी उतना ही या शायद उससे बेहतर गुजरे। बिल्कुल, आपको उम्मीद है कि अगला साल भी 2024 की तरह ही रेजिडेंशियल के लिए शानदार रहने वाला है। हालांकि लोअर सेगमेंट हाउसिंग को लेकर आपने जो चिंता जाहिर की है, साथ ही प्रीमियम सेगमेंट में भी इन्वेंट्री ओवरहैंग के नज़रिए से चिंता आप देख रहे हैं। अरविंद सर, हाउसिंग से अलग अगर हम कमर्शियल, रिटेल और वेयर हाउसिंग में बात करें तो कैसा ट्रेंड दिख रहा है इस साल? कौन से शहर फोकस में रहे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा गुलाम ने जो रेजिडेंशियल के जो अलग अलग टुकड़े हैं उनकी अलग अलग रफ्तारों के बारे में बात की। बिल्कुल सही है। और अगर हम कमर्शियल की तरफ आए तो कुछ उस तरह का भी उस तरह की पिक्चर हमें इसमें भी दिखाई पड़ेगी, लेकिन एक वृहद पैमाने पर, एक बड़े तौर पर अगर देखेंगे तो कमर्शियल जो है, इसमें साल दर साल लगातार बढ़ोतरी आ रही है। लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर इस साल जो टॉप 6 मार्केट हैं उनमें लगभग 74-75 मिलियन की ऑफिस अब्जॉर्प्शन दिखाई पड़ जाए। और इसमें इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसको समझने की ज़रूरत है। आईटी हमेशा की तरह लीड डिमांड जनरेटर है, तो आईटी सबसे आगे है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, जो दिखाई पड़ रही है, वो है जीसीसी की ग्रोथ की रफ्तार। सिर्फ ग्रोथ और ग्रोथ की रफ्तार दोनों। तो जीसीसी जो एक सब सेगमेंट है कमर्शियल के अंदर, ये बड़ा प्रोमिनेंटली निकल के आ रहा है। इसके अलावा बीएफएसआई है, कोवर्किंग तो है ही है, और हमारा जो टेक सेक्टर है। तो ये 3-4 जो सेगमेंट्स हैं ऑफिस के, ये बड़ी तेजी से इनका विस्तार हो रहा है।
और इसका सीधा सीधा इम्प्लीकेशन हमें दिखाई पड़ रहा है दूसरे उसके साथ जो जुड़े हुए कुछ दूसरे सेक्टर्स हैं। तो जैसे अभी एक बहुत छोटा सा सेगमेंट है दीपक जी, डेटा सेंटर, जो आज दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसमें भी बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इनफैक्ट इस साल हम करीब 400 मेगावाट आईटी कैपेसिटी के बराबर की इस साल अब्जॉर्प्शन देखने जा रहे हैं। और अगर ये रफ्तार चलती रही, जो कि 24-25% पर ईयर की ग्रोथ की रफ्तार है, तो ये 2030 होते होते ये 3000 से ऊपर निकल जाएगी कैपेसिटी, जो कि बहुत अच्छी रफ्तार है। इसी तरह एक और सेगमेंट है कमर्शियल के अंदर ही हम उसे गिन सकते हैं, हालांकि उसको थोड़ा अलग देखना चाहिए, वो है वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रियल का। उसमें भी हर साल लगातार बढ़ोतरी आ रही है। अब ये बात अलग है कि उसकी स्पीड कितनी है या उसके अंदर के फैक्टर्स कैसे हैं, लेकिन उसमें भी लगातार बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। तो दीपक जी, अगर मैं बहुत लंबा इसे ना करूं, तो भी मैं ये कहना चाहता हूं कि इन हर 3-4 कमर्शियल सेगमेंट्स में लगातार ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, और ऑफिस में तो खासकर बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल अरविंद जी, रियल्टी सेक्टर के हर सेगमेंट में एक पॉजिटिविटी दिख रही है, एक अच्छा मोमेंटम है। सुमित जी, ऑफिस स्पेस में कैसी डिमांड रही है? कोवर्किंग या फिर कहें कि फ्लेक्स स्पेसेस की ग्रोथ कैसी रही है? क्या की फैक्टर्स रहे हैं इसके? धन्यवाद दीपक जी। दीपक थैंक जी, यू। जैसे अरविंद जी ने बोला कि पिछले 2 साल से 2023 और 2024 में ऑफिस स्पेस में बहुत बढ़ोतरी हुई है लीजिंग में। और कोवर्किंग जो है वो एक ऑफिस स्पेस का एक सब सेक्टर है। इसमें क्या हो रहा है, कोवर्किंग स्पेस में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है एज कंपेयर टू नॉर्मल कमर्शियल रियल एस्टेट ऑफ ऑफिस स्पेस। अब आपको मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। कोवर्किंग आगे पहले 8% ऑफ ओवरऑल कमर्शियल रियल एस्टेट का एक कंट्रीब्यूट करता था, जिसमें अबाउट 70 मिलियन स्क्वायर फीट का टोटल कोवर्किंग स्पेस का था। अभी जो हम अनुमान लगा रहे हैं FY 28 में, हमें लग रहा है कि ये 70 मिलियन स्क्वायर फीट से 180 मिलियन स्क्वायर फीट तक कोवर्किंग स्पेस पहुंच जाएगा। जिसका मतलब है कि पेनिट्रेशन कोवर्किंग स्पेस की टोटल कमर्शियल ऑफिस स्पेस में 18% की हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, आप 2023 का डेटा देख लीजिए और 2024 का डेटा देख लीजिए। कोवर्किंग स्पेस जो है वो 20 से 25% तक का कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल लीजिंग में। इसका मतलब ये है, अगर हम नॉर्मल तरीके से बात करें, बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज में, हर चौथी से पांचवी लीज एक कोवर्किंग स्पेस की लीज हो रही है। दूसरा, केपेक्स टू ओपेक्स। लोग पूरा का पूरा पैसा फिट आउट के ऊपर नहीं लगाना चाहते, वो अपना जो पैसा है वो अपने व्यापार के ऊपर लगाना चाहते हैं, और वो उसको मंथली पेमेंट की तरह एक कोवर्किंग ऑपरेटर को देना चाहते हैं। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप खुद की जगह लेते हैं तो आप इस जगह के साथ 7 या 8 साल के साथ जुड़ा रहना चाहेंगे, लेकिन आज की डेट में लोग चाहते हैं कि हमें 2 या 4 साल का लॉक इन मिले। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। तो ये काफी कारण है जिसके चक्कर में कोवर्किंग स्पेस का बहुत ज्यादा मोमेंटम और टेलविंड्स आए हुए हैं। इसके अलावा कोविड ने कोवर्किंग स्पेसेस की डिमांड को थोड़ा एक्सीलरेट कर दिया। जो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क स्ट्रेटेजी होनी शुरू होगी, जो रिटर्न टू ऑफिस के अंदर लोगों ने वर्क नियर होम की ऑप्शंस देनी शुरू कर दी अपने कर्मचारियों को, उससे कोवर्किंग स्पेसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाव हुआ। तो 2023 2024 में ये मोमेंटम देखा गया। 2025 में हमें लग रहा है कि मोमेंटम और तेजी से बढ़ेगा, और जिससे कोवर्किंग स्पेसेस की पेनिट्रेशन और होगी। जाहिर तौर पर आपने जो डेटा दिया है कि पहले रियल एस्टेट में कोवर्किंग का पेनिट्रेशन 8% था, जो कि बढ़कर 18% हुआ है, एक अच्छा संकेत है फ्लेक्स स्पेसेस के नजरिए से। गुलाम सर, पी इन्वेस्टमेंट पर आपकी एक रिपोर्ट थी जिसमें इस साल यानी 2024 में देश के रियल्टी सेक्टर में 4.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है। इसे कैसे देखते हैं? सेक्टर वाइज 2025 में पी इन्वेस्टमेंट का फोकस किधर रहता हुआ आप देख रहे हैं, और किस तरह के मौके बनते दिखेंगे? दीपक जी, जैसा अब चूंकि सारे ही सेक्टर्स पर शुरुआत का जो हमारा सेक्शन था, हमने काफी विस्तार में बात कर ली है सेक्टर पर। अब अगर हम कैपिटल की तरफ आए हैं, जैसा आपने बताया कि पिछले साल भी 4.5 ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन से बिलियन से थोड़ा नीचे जो इन्वेस्टमेंट आया है, लेकिन हमारे विचार में ये भी अभी बहुत कम है, क्योंकि जिस प्रकार से ओवरऑल सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, बहुत ज्यादा कैपिटल दरकार है। और उसके लिए ये आई एम श्योर जो सारे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, चाहे वो ब्लैकस्टोन्स और ब्रुकफील्ड्स, जीआईसीज वगैरह बड़े बड़े लोग भी हैं। उसके अलावा भी कई सारे जो फार ईस्ट के प्लेयर्स हैं, सिंगापुर जो हमेशा से रहे हैं, और भी लोग हैं जो भारत के रियल एस्टेट में एक जो स्थिरता पा रहे हैं, जो एक स्टेबिलिटी पा रहे हैं, उसके कारण यहाँ खींचे चले आ रहे हैं।
और जाहिर सी बात है, चाइना में जो कुछ पिछले वक्तों में हुआ वो भी एक कारण रहा है दूसरे ममालिक की तरफ नजर डालने का, और कैपिटल फिर इंडिया की तरफ खींचता हुआ पाया गया है। देखिए, जहां तक सवाल है ऑफिस का, जैसे हम सबने देखा ऑफिस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ही अरसे से चला आ रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि वहां पर जो रेंटल रिटर्न्स हैं बहुत सॉलिड हैं। लेकिन रेसिडेंशियल में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो पिछले साल में जो शुरू हुआ है, आगे चल के हम इसमें बहुत बड़ा ग्रोथ देख रहे हैं। और चूंकि ओवरऑल रेसिडेंशियल सेगमेंट पूरे रियल एस्टेट का तकरीबन 80% रेसिडेंशियल है, तो इसलिए यहाँ पर उस ग्रोथ का जो इन्वॉल्वमेंट हम देखेंगे यहाँ पर 2025 में, हमें पूरी उम्मीद है कि रेसिडेंशियल सेगमेंट बहुत ज्यादा कैपिटल खींचेगा और इन्वेस्टर्स को खुश रखकर वो कैपिटल मंगवाएगा। और हमें उम्मीद है कि 2025 पिछले कुछ सालों के बनिस्बत कैपिटल इनफ्लोज के लिए सबसे बेहतरीन साल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल गुलाम सर, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में ही था कि रेजिडेंशियल में 2021 से 100% से अधिक ग्रोथ देखने को मिली है निवेश में। सेविल्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 15% निवेश रेजिडेंशियल में आया है। अरविंद सर, हाल ही में हमने रीट पर एक शानदार पैनल किया था। देश में 4 लिस्टेड रीट हैं, 87,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 1,40,000 करोड़ का AUM है, 2.5 लाख से अधिक यूनिट होल्डर हैं। लिस्टिंग के बाद से 18,000 करोड़ से अधिक डिविडेंड बांटे गए हैं। बीते कई साल में हमने GCCs पर फोकस बढ़ते हुए देखा है, तो GCCs से रीट को कैसे सपोर्ट मिलता दिख रहा है? देखिए, आज हमारे पास पिछले 4-5 सालों में 4 रीट तैयार हुए हैं। SM रीट्स की बात फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो 4 रीट तैयार हुए हैं। अब एक आम इंसान के लिए इसकी फ्यूचर कैपेसिटी को समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आज हमारे पास भारत के जो टॉप 6-7 शहर हैं उनमें लगभग 800 मिलियन स्क्वायर फुट के आसपास ग्रेड A स्टॉक है। मैं कह सकता हूँ रीटेबल स्टॉक है। आज जो 4 रीट हैं या 3 रीट हैं जो सिर्फ ऑफिस वाले हैं, उनको मिला लें तो कितना है? उसका 1/4 से भी कम है, इनफैक्ट उसके 1/5 से भी कम। तो रीटेबिलिटी की का जो स्कोप है हमारे मार्केट में वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये है कि सारा का सारा जो है वो सब कुछ रीट में नहीं जा पाएगा, लेकिन फिर भी एक बहुत ज़्यादा हमारे पास अपसाइड फिलहाल अवेलेबल है। और आप रिटर्न्स देखिए, लगभग सारे रीट्स एक डिसेंट रिटर्न दे रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस पॉइंट पे एंट्री की थी, लेकिन जहां से इनकी लिस्टिंग हुई है, जहां से ये प्रीमियम इनका शुरू हुआ था, वहां से तो ठीक ठीक से रिटर्न दे ही रहे हैं फिलहाल। तो मेरा अंदाजा ये है, और मैं बाकी पैनलिस्ट का व्यू इसमें अगर कुछ अलग हो तो जानना चाहूंगा, कि हमारे पास रीट में बहुत ग्रोथ की कैपेसिटी है फिलहाल। अगर आज आपके रीट्स जो हैं सब मिला मिलू कर भी अगर 100 मिलियन के आसपास ही हैं स्क्वायर फुट में, और आपके पास और 400-500 मिलियन बाकी है जो आप रीट में डाल सकते हैं, तो फिर इस सेक्टर को कोई रोकना संभव नहीं है। रिटर्न्स तो अपने आप ही आएंगे अगर आप लंबे तौर पर इन्वेस्टेड रहते हैं तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है दीपक जी, वो फिलहाल ठीक ठीक सा है। मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छा है। 4.3 मिलियन हो गया है जो पिछले साल से ज्यादा है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जितनी है उतना हुआ नहीं है। रीट्स में भी फ्यूचर कैपेसिटी काफी है। इन दिनों मार्केट हल्का हल्का सा ठीक ठीक सा चल रहा है, लेकिन फ्यूचर कैपेसिटी बहुत है मेरे हिसाब से। सुमित जी, आपके पास आएंगे, स्पेसिफिक ऑफिस की बात कर लेते हैं। लिस्टिंग के बाद से कैसी ग्रोथ रही है, आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग लेकर चल रहे हैं, इस साल के लिए क्या टारगेट सेट किए हैं आपने? तो दीपक जी, हमारा IPO के बाद काफ़ी अच्छा ग्रोथ ट्रजेक्टरी रहा है, बिकॉज ओवरऑल सेक्टर भी अच्छा चल रहा है और कंपनी का भी ठीक चल रहा है। हमारा ओवरऑल मार्केट को गाइडेंस है कि हम इस साल 30% से अपना रेवेन्यू ग्रो करेंगे, और हमारा एक मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहा है। एंड हम उसमें काफ़ी हमें लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका प्राइमरी रीज़न, जैसे मैंने आपको पहले कहा, एक बिहेवियरल चेंज है टुवर्ड्स फ्लेक्स ऑफिसेस। दूसरा इसका रीज़न है कि ओवरऑल सेक्टोरियल ट्रेंड भी ठीक चल रहा है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे देखेंगे, हमारा जो इंडिया का ओवरऑल कमर्शियल या ऑफिस मार्केट है, इसमें बाय डिफॉल्ट ग्रोथ होनी ही होनी है। क्यों? पहली बात, हमारा 70% मार्केट है जो नॉन इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप है, और 30% मार्केट है जहां इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप है। जैसे जैसे इंडिया तरक्की करेगा, GDP हमारा बढ़ेगा, आपको दिखेगा कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बड़ा होगा। यही कारण है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बड़ा बनेगा, हमारे पास ज्यादा रीट आएंगे। जैसे जो SM रीट हुआ है, ये भी एक बहुत अच्छी पहल है मार्केट को ज्यादा ऑर्गेनाइज करने के लिए। कोवर्किंग मार्केट इन सब का एक सबसेट है।
हमें जैसे जैसे ये मार्केट ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता रहेगा, हमें इससे ज़्यादा फायदा होता रहेगा। दूसरी बात, जब लोग सब बात करते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट की, आपने नोटिस किया होगा सब 6 या 7 सिटीज की बात करते हैं। मगर अगर भारत को $7 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है 2030 तक, तो ये सिर्फ 6 या 7 सिटीज नहीं होंगे जिसके बेसिस पे हम $7 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेंगे। हमें 10 से 12 टीयर 2 सिटीज भी इसमें भागीदारी लेंगे। जैसे अरविंद जी बोल रहे थे, मुझे भी इस चीज से कोई अचंभा नहीं होगा अगर 2-3 साल के बाद हम 100 मिलियन स्क्वायर फीट की लीजिंग करें, क्योंकि दैट विल ऑल्सो बी द टिप ऑफ आइसबर्ग, जो हम अपने देश के लिए के पोटेंशियल के हिसाब से बात कर रहे हैं। आपको एक आंकड़ा और देना चाहूंगा। बिल्कुल। हमारे पूरे देश में अभी जो कमर्शियल रियल एस्टेट ट्रैक होता है वो 850 से 900 मिलियन स्क्वायर फीट का ट्रैक होता है। हम्म। लेकिन यही अगर आप यूएस की बात करें, एक न्यूयॉर्क शहर में 350 से 400 मिलियन स्क्वायर फीट का रियल एस्टेट ट्रैक होता है। हम्म। तो अभी हमारी जो बढ़ने की क्षमता है, हम्म। अभी तो ये शुरुआत ऑफ द फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी टुवर्ड्स अर्बनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर, जी। एंड कोवर्किंग एक उसका अच्छा बड़ा सबसेट बन रहा है। गुलाम सर, 2024 में क्या चुनौतियां फेस की गई रियल्टी सेक्टर की ओर से, और 2025 में हमें कहां सतर्क रहने की जरूरत है? सबसे पहले तो रेसिडेंशियल सेक्टर से शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में मैंने पहले बताया था कि जो सब सेगमेंट है रेसिडेंशियल के, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग, वो और जो लग्जरी सेगमेंट है, अगेन ऊबर लग्जरी का जिक्र नहीं हो रहा, लग्जरी और लोअर एंड दोनों में स्ट्रेस आता हुआ दिख रहा है। उसके चलते अफोर्डेबल हाउसिंग में खास तौर से अगर हम अर्बन का जिक्र करें, बड़े शहरों का जिक्र करें, तो वहां पर जो होम लोन में जो रिबेट के कारण जो उस सेक्टर को एक नया लीज ऑफ लाइफ, एक नई जिंदगी मिलने की उम्मीद है, वो बहुत ही मेरे हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री है। तो आगे चलकर वो सेक्टर को तो संभाला जाना जाता दिखाई दे रहा है। लग्जरी सेगमेंट में हमने बहुत ज्यादा इन्वेंट्री लॉन्च कर रखी है, वहां पर हमें थोड़ा सा चिंता का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। अगर दूसरे एसेट क्लासेस की बात करें, रेसिडेंट ऑफिस ऑफिस में तो कोई कोई चिंता की बात मेरे ख्याल से अगले साल 2 साल या उससे ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। हर सेगमेंट ग्रो कर रहा है, चाहे वो जीसीसी रिलेटेड हो या फ्लेक्स स्पेस। हमारे डेटा के हिसाब से फ्लेक्स स्पेस इस साल जीसीसी से बड़ा ऑक्यूपायर होता हुआ दिखाई दिया है। फ्लेक्स स्पेस हमारे आंकड़ों के हिसाब मुताबिक सबसे बड़ा सेगमेंट होता हुआ उभर रहा है इस साल 2024 के आंकड़ों में। तो आगे चल के चाहे वो फ्लेक्स स्पेस हो, रीड्स हो, एनीथिंग टू डू विथ ऑफिसेज, हर चीज में हम जैसे कहते हैं चांदी ही चांदी है। लेकिन एक सेक्टर जिसमें मुझे थोड़ी सी चिंता है वो है वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स का, कि यहाँ पर थोड़ा सा ओवर सप्लाई सिचुएशन दिख रहा है, जिसके कारण रेंट्स भी प्रेशर में है। और जो इन्वेस्टर, जो निवेशक अब तक इस सेक्टर के लुभाव में आ चुके हैं, उसके सारे परफॉर्मेंस को देख के अब वो थोड़े से चिंताजनक है। तो उसमें थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश है। तो आगे चल के तकरीबन हर सेक्टर अच्छा कर रहा है, और मुझे यकीन है कि अगले साल 2 साल तो यही सिनेरियो बरकरार रहेगा। अरविंद सर, आप नए साल में कहाँ चुनौतियां देख रहे हैं? देखिए, ब्रॉडली जो गुलाम ने कहा है वो काफ़ी हद तक है, सही है। रेजिडेंशियल में अफोर्डेबल समहाउ थोड़ा सा पीछे छूट गया है पिछले 1-2 सालों में, और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स अब धीरे धीरे हट भी रहे हैं अपनी जगह से, लेकिन उस सेक्टर में चैलेंज आज भी बाकी है और उसको उठाने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है इस आने वाले बजट में उस पर ज़रूर कुछ फोकस होना चाहिए सरकार का। मैं एक चीज़ पर ध्यान खींचना चाहूँगा, सेक्टर बाय सेक्टर नहीं, एक जनरल वृहद पैमाने पर। देखिए, भारत के बारे में दो तीन बल्कि तीन चीजें मैं कहूंगा बिल्कुल गिवन हैं, फिक्स्ड हैं। एक तो ये है कि हमारी जो अर्बनाइजेशन है वो लगातार चल रही है और वो शायद रुकेगी नहीं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसी घटना हो जाएगी जिससे कि अर्बनाइजेशन की प्रोसेस हमारी कम हो जाएगी या रुक जाएगी। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो हमारा चल रहा है, ये भी नहीं रुकेगा, ये भी लगातार चलता रहेगा। ये भी अर्बनाइजेशन को भी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इसके और बहुत सारे फायदे हैं। तीसरी चीज जो हम अक्सर नहीं देख पाते हैं, मैं उस पर ध्यान खींचना चाहता हूँ, वो है इंडिया का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत लगातार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है इस समय। इनफैक्ट हमें कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तीनों चीजें कुल मिलाकर एक डायरेक्शन में इंगित करती हैं, इशारा करती हैं। वो ये है कि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेटअप है,
उसमें अभी काफी ग्रोथ होना बाकी है। तो हाँ, चैलेंजेस इसमें कुछ हैं जरूर, क्योंकि लैंड रिलेटेड चैलेंजेस हैं, और देखिए एक प्राइस बैंड की चैलेंजेस में बनी हुई है, लेकिन जो इनहेरेंट फैक्टर्स हैं इंडिया के, ये अपनी जगह पर बने हुए हैं। तो मुझे लगता है आने वाले कुछ वर्षों में, सिर्फ 2025 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आने वाले कुछ वर्षों में ये सारे सेक्टर्स लगातार ग्रो करते रहेंगे, बशर्ते कोविड जैसा या कोई वॉर जैसी सिचुएशन ना पैदा हो जाए, जो आज हम देख नहीं सकते, जिसे हम ब्लैक स्वान कहते हैं। तो अगर कोई ब्लैक स्वान नहीं आता है, तो ये सारे सेक्टर्स लगातार ग्रो करेंगे आने वाले समय में, ये मेरा मानना है। यानी 2024 प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स के नज़रिए से ये साल काफ़ी बेहतर रहा है, बात चाहे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल, वेयर हाउसिंग, फ्लेक्स स्पेसेस, रीट के नज़रिए से हो। रियल्टी सेक्टर काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखा है। निवेश को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। आने वाले साल में प्राइवेट इक्विटी निवेश बढ़ता दिख रहा है। भारतीय रियल एस्टेट में स्थिरता से निवेश को सपोर्ट मिल रहा है। कुछ चिंताएं भी हैं, खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, जिसे बजट ऐलान में कुछ सपोर्ट मिल सकता है। प्रीमियम हाउसिंग पर डेवलपर्स के बड़े फोकस को लेकर चिंता है, क्योंकि इस कैटेगरी में सप्लाई खूब है। इन्वेंट्री ओवरहैंग 5 से 6 साल का नजर आ रहा है। बाकी बजट करीब है, तो काफ़ी हद तक 2025 की दिशा और दशा बजट तय करेगा। तो गुलाम सर, अरविंद सर और सुमित जी, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। प्रॉपर्टी प्लस में आज फिलहाल इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।